नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, झारखंड में 32 महीने से वहां पर हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये जो गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां वहां तेज हुई हैं, उसके कारण राज्य की जो सरकार है उसके ऊपर भी संकट के बादल घिर सकते हैं। क्योंकि कल सुबह लगभग 11:30 बजे ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। और हेमंत सोरेन को जो तलब किया है वो दरअसल 1000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले के में जो ईडी जो उसमें धन शोधन का मामला हुआ था, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, उसको लेकर ईडी ने अपने जो शिकंजा है वो कस दिया है। यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जो है पासबुक और उनके साइन किए हुए कुछ जो दस्तखत किए हुए कुछ कागजात, कुछ जो है चेकबुक, वो भी ईडी के कब्जे में, ईडी को मिल गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कई महीनों पहले हो गई थी और ईडी इस मामले में जांच कर रही थी। और जैसे ही अब ईडी ने तलब किया तो वहां की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमला किया है राज्य में विपक्ष पर, यानी बीजेपी पर। वो कह रहे हैं कि दरअसल एक पूरी कार्रवाई विपक्ष के इशारे पर हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने बाकायदा राज्यपाल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वो बार बार कह रहे हैं कि राज्यपाल लेटर बम की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई बम नहीं है, लेकिन वो अपने मुंह से बार बार बम फोड़ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने राज्यपाल पर भी हमला किया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आखिर अब क्या बचा। मुख्यमंत्री के नाम भी जब समन आ गया और वो जब शिकंजे में कसते जा रहे हैं, तो आखिर अब क्या बचा। अब इस सरकार को, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री जो सोरेन हैं वो रांची से बाहर थे। खबरें आ रही हैं कि वो रांची लौट रहे हैं, क्योंकि कल उनकी पेशी होगी। राज्य की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम करें, क्योंकि सुरक्षा का भी सवाल है। मुख्यमंत्री की पेशी है और विपक्ष के नाम पर, यानी कि इस पेशी का विरोध करने के नाम पर जो है कुछ प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसलिए राज्य की पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा है और यह पूरा मामला गर्मा गया है। 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये जो माइनिंग घोटाला है और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सवाल उठ रहे हैं, क्यों आखिर हेमंत सोरेन इसके सीधे निशाने पर आ गए हैं। और वास्तव में जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये ईडी जो है दरअसल परेशान करने वाली जो है संस्था बन गई है। सोनिया गांधी से लेकर अब कह रहे हैं कि मेरे को भी परेशान किया जा रहा है। तो वास्तव में ये परेशान करने वाली बात है या वास्तव में दरअसल उनके खिलाफ कुछ पुख्ता जानकारी ईडी को है और इसलिए ईडी को जांच करने का अधिकार है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा सुन लेते हैं कि पूरा विवाद गरमाने के बाद किस किस तरह के राजनीतिक बयान वहां से पक्ष और विपक्ष, यानी कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी चल रही है। जरा वो बयानबाजी देख लीजिए। उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में हैं। उनके सीए के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियाँ हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है और माइंस घोटाले के रूप में पूरे झारखंड की जनता जानती है कि वो अपने नाम पर, अपने प्रेस एडवाइजर्स के नाम पर, अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है। ये बातें अब झारखंड की जनता के बीच में पूरी तरह से आम है। मेरा ईडी से साफ शब्दों में कहना है कि आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में मत कीजिए। इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है
ताकि जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बदनाम हों। तो उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुमत की सरकार है। नहीं, हम लोग तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो पूरे देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उससे हम लोग हमेशा आप लोगों को उसके विषय में बताते रहे कि पूरे देश में जो हालात हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उन राज्यों को किस तरह से राजनीतिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। और यही हालात इस राज्य में भी पैदा किए गए हैं और आज जो परिस्थिति बनी है वो निश्चित रूप से उसी का एक कड़ी हम इसको मान सकते हैं। क्या विधायक तो सीधा सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के प्रयास ईडी कर रही है और ये पूरा एक डिजाइन है। लेकिन सवाल यह है कि जो दस्तावेज मिले हैं जिसमें मुख्यमंत्री की पासबुक है, चेकबुक है, और शायद ही देश में कहीं ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि या अपनी पत्नी या अपने सहयोगियों के नाम जो हैं वो माइंस जो हैं उनके नाम पर अलॉट कर दे। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग सवाल ये जरूर उठाते हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान इस 5 की पंचायत की इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। मेरे साथ डॉक्टर तरुण खत्री जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तरुण खत्री जी जेएमएम के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा मेरे साथ विनय कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं गुरु प्रकाश पासवान जी, मैम तरुण खत्री जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा इस डिबेट की। तरुण खत्री जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये राज्य की सरकार को अस्थिर करने का एक तरह का डिजाइन है, लेकिन सवाल है कि ईडी के पास जो मुख्यमंत्री की पासबुक मिली है, मुख्यमंत्री के जो चेकबुक मिली है, सत्ता के जो है किस तरह से अपने लोगों को, अपने परिवार को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसके प्रमाण मिले हैं। पैसा, नकदी पैसे के बारे में जो है तमाम जानकारी मिली है, यहां तक इतनी जानकारी मिली है। तो इस सबको ये कैसे कहा जा सकता है कि ये परेशान करने वाली कार्रवाई? बिल्कुल, आपने जो बातें अभी कही उसी से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये परेशान करने की राजनीति हो रही। कैसे? देखिए, ये समझ से परे है कि ईडी बीजेपी है कि बीजेपी ईडी। अभी जो चीजें आपने बताई, कहां, किसने बताया है कि ये सारी चीजें आई, किस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें दिखाई गई हैं, किसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके बताया है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि कौन ईडी है और कौन बीजेपी है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से जो वैसे लोकप्रिय नेता विपक्ष के हैं पूरे देश के अंदर में, कोई अब एक राज्य नहीं बचा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हो, उस राज्य को अस्थिर करने की कोशिश, वहां के सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश, वहां के नेता को, लोकप्रिय नेता को अस्थिर करने की कोशिश लगातार होते आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। अरे, आपको जनता ने नकार दिया, इसको स्वीकार करने की क्षमता रखिए और जब चुनाव होंगे उसमें चाहिए, उसमें अपनी बातों को कहिए। लेकिन बदस्तूर जारी है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही प्रचलन भारतीय जनता पार्टी चला रही है कि जहां जहां इनकी सत्ता नहीं है, जो इनसे हाथ नहीं मिलाते हैं, उनको ये अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। और इस साजिश में आज जो है केंद्रीय एजेंसियों का, केंद्रीय पॉलिटिकल हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुखद है। तनुज खत्री जी, सवाल है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ना, उस तरह के आरोप और जो है तमाम जो लोग अब तक ईडी ने जिनके ऊपर अपना शिकंजा कसा, उन सब ने लगाए थे। उन सब ने कहा कि कहां दस्तावेज हैं, कहां कुछ है, ये अननेसेसरी की कार्रवाई है, विपक्ष के कहने पर, बीजेपी के कहने पर। लेकिन बड़े बड़े नाम हैं जो अदालतों में, जिनको अदालत ने पहली नजर में कहा कि प्रमाण, क्योंकि ईडी तो जो प्रमाण है वो अदालत में दिखाएगी ना, और अदालत में जब प्रमाण दिखाए गए, अब तक का जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, उसमें अदालत ने कहा पहली नजर में इसमें बड़ा गंभीर मामला है। तो ईडी ऐसे हवा में कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी ने अब तक जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, और आंकड़ा यह है कि ईडी ने पिछले कुछ समय में 2 लाख करोड़, आप सोचिए कि 2 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है, ईडी ने 2 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं। हमने वो भी दृश्य देखे जब लोगों के, नेताओं के टॉयलेट से जो है सोने के गहने मिल रहे थे, लोगों के फ्लैट से जो है नोटों के बंडल मिल रहे थे, पहाड़ मिल रहे थे। तो ये सब ईडी जो कार्रवाई कर रही है, तो आप इतनी बड़ी संस्था पर जब आरोप लगाते हैं तो सवाल है कि वो संस्था ने तो दिखाया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ महीनों का है कि वो जो कार्रवाई कर रही है पुख्ता सबूतों के आधार पर कर रही है, फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी क्यों? नहीं, मैं किसी संस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूं।
वो कोई भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई संस्था नहीं है। देश के संविधान के जानकारों ने, लोगों ने, और आज नहीं लंबे समय से, कई दशकों पहले से संस्था चल रही है, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसको अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से संचालित करने पर सवाल है। अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए उसका इस्तेमाल करने पर सवाल है। और ये सवाल हम नहीं सिर्फ कर रहे हैं, ये पूरा विपक्ष कह रहा है, और देश आपका सवाल टाइमिंग को लेकर है। नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। ईडी भारतीय जनता आपका सवाल टाइमिंग को लेकर है। नहीं तनुज जी, आपका सवाल टाइमिंग को लेकर है कि टाइमिंग गलत है? कार्रवाई से आपको कोई परहेज नहीं है? अच्छा मेरी बात सुनिए, कार्रवाई होगी तो सबके पास अधिकार है ना अपील करने का, कोर्ट में जाने का, न्यायालय से लड़ाई लड़ने का। सब क्या अधिकार है कि नहीं है? कि वो अधिकार भी छीन लिया है विपक्ष के? वो तो अधिकार आपके पास अभी भी है सर, वो अधिकार तो आपके पास अभी भी है। अगर तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब वैसी कोई नौबत आएगी तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, हमको हमेशा लड़ाई के लिए तैयार ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो जब ये अधिकार तो इस देश में सबके पास है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाती है उनके पास ये अधिकार है। वो जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहें कि कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है देश में, न्यायालय देश में न्याय, हम उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सवाल ये कि इसमें तो सवाल फिर यही है ना। मैं फिर गुरुप्रकाश जी के पास जा रहा हूं। गुरुप्रकाश जी, फिर सवाल है कि बार बार वो कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष, बार बार ये बात आती है कि भाई विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जाता है, बार बार यही बात आ रही है कि भाई बीजेपी, गैर बीजेपी लोगों को निशाना बनाया जाता है। और झारखंड में तो कहा जा रहा है सरकार को गिराने के लिए जो इस तरह की आप लोग कार्रवाई करवा रहे हैं ईडी के मार्फत। नहीं अशोक जी, मुझे याद है और पूरे देश ने देखा था, पूजा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर है। पूजा सिंघल एक आईएएस ऑफिसर, उनके घर से क्या मिला था? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। प्रेम प्रकाश कौन है? पंकज मिश्रा कौन है? अमित अग्रवाल कौन है? अरे कब तक भागिएगा, कब तक भागिएगा? मुझे लगता है कि ये तो मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में कौन है? कांग्रेस की सरकार है। और अभी हमारे जो मित्र हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो कह रहे थे कि संस्थानों के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एक टिप्पणी की थी। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, संस्थानों का दुरुपयोग क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2013 में कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह उपयोग किया जा रहा है। इसको कहते हैं संस्थानों का दुरुपयोग। इसको संस्थानों का दुरुपयोग नहीं कहते हैं जब 2 लाख करोड़ से अधिक का पब्लिक का पैसा जब्त किया जाता है, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो इतिहास रहा है। अशोक जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भूल गए हैं क्या? कैश फॉर वोट स्कैंडल हम भूल गए हैं क्या? कि सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया था? यही पार्टी के लोग थे, शिबू सोरेन जी थे, हम भूल गए हैं क्या? इस प्रकार से संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये ठीक नहीं है। आपके पास विकल्प है, आपके पास जुडिशियल प्रोसेस है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत रह करके यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो तो चुनौती दीजिए ना। आप चुनौती देने से भागते हैं, संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अभी ईडी की रिपोर्ट आई है भाई, वहां पे चेक है और चेक पे साइन है, अनअकाउंटेड कैश है, 1000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार है, तब भी आप नहीं बोल रहे हैं। आप कब तक जनता को मूर्ख बनाइएगा? पूजा सिंघल कौन है? मैं तो अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि मुझे 3 नाम के बारे में बताइए। प्रेम प्रकाश जी कौन है, पंकज मिश्रा जी कौन है और पूजा सिंघल जी कौन है, और इनका हेमंत सोरेन जी से क्या संबंध है? मुझे आज स्पष्ट करते हैं आप। ओके, ये आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, तो मैं सीधा तरुण जी यही पूछ लेता हूं। पंकज मिश्रा कौन है? वो पूछ रहे हैं। हम तो जानते हैं उनके प्रतिनिधि थे। सवाल है कि इतने समय से वो जेल में बंद है, अगर कुछ उनके खिलाफ दस्तावेज नहीं होते तो आज वो बाहर होते। पंकज मिश्रा बंद हैं। दूसरी बात, प्रेम प्रकाश कौन है? ये सब लोग तो हैं जो सीधा सीधा जिनके मुख्यमंत्री से तार जुड़े हुए दिखते हैं। बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न पूछ लिया। पूजा सिंघल वो आईएएस हैं जो रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो सचिव थी, और उसी घोटाले की जांच करने के लिए ईडी झारखंड आई थी। वो उनकी सचिव थी। तो प्रेम प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं, जिनकी बात कह रहे हैं, वो रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके करीबी रह चुके हैं। उनके साथ में तस्वीरें हैं उनकी। और तो पंकज मिश्रा, सारी चीजें तो भारतीय जनता और पार्टी पंकज मिश्रा का नाम आप भूल गए।
पंकज मिश्रा। अरे तो आप दोनों नाम पर भी तो चर्चा आपने दो नाम की, अरे आपने दो नाम की चर्चा कर ली, आपने तो दो नाम बता दिए, अब पंकज मिश्रा भी बता दीजिए कौन थे। तो जो है आरोपी उसको सजा होगी ना, उससे हाँ, मतलब आपको लगता है ना पंकज मिश्रा आरोपी हैं तो उनको सजा होगी अगर दोषी है तो। नहीं, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप गप नहीं चलेगा। नहीं तो मैं नहीं जो आपने नहीं आपने सुनिए, नहीं सुनिए, आपने जो दो नाम लिए ना, आपने जो दो नाम लिए उनका जवाब मैं लूंगा, मैं उनका जवाब गुरु प्रकाश जी के साथ लूंगा, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं, एक सवाल आप कन्वीनियंटली भूल गए, मैंने इसलिए याद दिलाया पंकज मिश्रा का भी बता दीजिए वो कौन थे, दर्शकों को मालूम पड़ जाए पंकज मिश्रा कौन है। सेलेक्टिवली पूछने की अरे बाबा, तीन नाम सुनिए, उन्होंने तीन नाम लिए, आपने दो के जवाब दे दिए, तीसरे का सेलेक्टिवली आप भूल गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तीसरे का बता दीजिए कौन है, क्योंकि उनके पास से तो 30 करोड़ का जहाज भी मिला पंकज मिश्रा के पास से। देखिए पहली बात तीसरा या चौथा जो भी होगा ना, या जो भी है ना, उसको वो गलत करेगा तो उसको सजा होगी। अरे बाबा ठीक है, ओके सर, लेकिन तीसरा है कौन ये तो बता दीजिए सर। आपने दो के बारे में बताया कि रघुवर दास जी से करीबी संबंध थे, गुरु प्रकाश जी उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं तीसरे किसका संबंध किससे है ये तो बता दीजिए आप। तीसरे व्यक्ति जो भी है, तीसरा व्यक्ति जो भी है, ओके वो जो भी नहीं है, ओके वो जो भी नहीं है, चलिए मैं बता देता हूं, जो है तनुज, डॉक्टर तनुज तीसरे, एक मिनट, दूसरे बाकी दो के जवाब मैं लूंगा गुरु प्रकाश जी से, लेकिन तीसरे व्यक्ति का नाम जो डॉक्टर तनुज खत्री नहीं बता रहे वो मैं बता देता हूं। तीसरा जो है पंकज मिश्रा नाम है, वो अभी जेल में है, उनके यहाँ छापे जो पड़े थे उसमें बहुत सारी चीजें मिली थी, दस्तावेज मिले थे, और एक जहाज जो है वो भी उनके कब्जे में बताया जाए, 30 करोड़ का जहाज, मतलब एक मुख्यमंत्री के जो वो प्रतिनिधि थे, यानी कि जो सांसद, जो विधायक सांसद के प्रतिनिधि होते, वैसे पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, और सारी जांच की कड़ियां जो हैं, जो मुख्यमंत्री का नाम आया सीधा पंकज मिश्रा के कारण ही आया, और पंकज मिश्रा इस वक्त जो है जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिली है। पर गुरु प्रकाश जी बाकी दो जो नाम लिए वो कह रहे हैं कि भाई आपके रघुवर दास जी के समय से वो लोग उस सरकार में भी भ्रष्टाचार करते रहे थे, तो सवाल है कि उसकी जांच की आंच सिर्फ हेमंत सोरेन पे क्यों, वो रघुवर दास पे क्यों नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारी संस्थान है, बीजेपी की संस्थान है, यदि बीजेपी की संस्थान बीजेपी के लोगों के खिलाफ जा रही है तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छा हो गया, आपने स्पष्ट कर दिया। मैं तो स्वागत करता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधिवत रूप से इसको स्वागत किया है कि ईडी आए और जो दो नाम मैंने लिए हैं, पूजा सिंघल हो, प्रेम प्रकाश हो, उनको जांच पड़ताल करे। तो आपको क्या समस्या हो रही है? तो जांच एजेंसी पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहे हैं? जब आपको स्पष्ट हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, तो जांच करवाइए ना, पंकज मिश्रा पे जांच करवाइए, प्रेम प्रकाश पे जांच करवाइए, पूजा सिंघल पे जांच करवाइए, अमित अग्रवाल पे जांच कराइए। तो डर क्यों रहे हैं? तो संस्थान के आने से बिदक क्यों रहे हैं? तो आप बताइए ना। अब तो अच्छा कि आपने डीडी न्यूज पे सबके सामने, देश के सामने कह दिया कि ईडी अच्छा काम कर रही है, और इसको तो मैं चाहता हूं कि स्वागत करूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीजेपी के लोगों को भी प्रश्न करने के लिए घेरा है, उनको भी कटघरे में खड़ा किया है, इसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम अंततोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी रीढ़विहीन नहीं निकली, उन्होंने स्वागत किया इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी प्रश्न किया जाएगा, हम इसका स्वागत करते हैं। ओके विनय कुमार जी, ये राजनीतिक लड़ाई जो है वो गंभीर हो गई है, और ये शायद अब राजनीतिक लड़ाई तो बाद में, असली जो है जो आरोप लगे हैं वो मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप लगे। जेएमएम को लेकर पहले भी जो एक इतिहास रहा है वो हम भूल भी जाएं, लेकिन इस वक्त अगर मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं सीधा कि उन्होंने अपने पत्नी, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी और अपने जो है जो उनका प्रतिनिधि हैं, उनको सीधा जो है माइनिंग का दे दिया, मामला दे दिया, तो आपको लगता है ये आरोप दरअसल ऐसे हैं जिससे झारखंड की राजनीति जो है वो प्रभावित होती है? निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति प्रभावित होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री को समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, और मुख्यमंत्री ने आज साहेबगंज की मीटिंग में स्वीकार किया है कि उनको समन मिला है और उसका उचित जवाब वो देंगे, उचित फोरम पर उचित जवाब देंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निकला है आज आईपीआरडी की तरफ से और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री कल जा रहे हैं रायपुर, छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उस कार्यक्रम के आधार पर तो कहा जा सकता है कि कल मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं होंगे, जो अच्छा। प्रथम दृष्टया में दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्रम उनका जो जारी हुआ है, सरकारी स्तर पर आज कार्यक्रम जारी हुआ है, उसमें उनका 15
तक कार्यक्रम जारी हुआ है। इसी बीच विधानसभा का विशेष सत्र भी उन्होंने बुला दिया है 11 को, कैबिनेट की बैठक भी 10 को है। तो मुख्यमंत्री का आज से लेके 15 तक का शेड्यूल कार्यक्रम जारी हो गया है। तो लगता है कि मुख्यमंत्री कल के समन जो बुलाया गया है ईडी की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री भाग नहीं लेंगे और मुझे लगता है कि उसमें टाइम लेंगे और कानूनविदों से राय मशविरा करने के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से कहा चीजों को लेकर कि पहले ईडी ने सोनिया गांधी जी को बुलाया, फिर राहुल गांधी जी को बुलाया, अब एक मुख्यमंत्री को बुला रहा है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर ये लोग पराजित हो गए। खास करके उन्होंने भाजपा को टारगेटेड किया और आज राज्यपाल को भी टारगेटेड किया, क्योंकि राज्यपाल की यहाँ चुनाव आयोग से जो चिट्ठी आई है उसका अभी तक निराकरण नहीं हो पाया 2-3 महीने के दौरान। और राज्यपाल ने बहुत ही गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द एटम बम फूटेगा झारखंड में। तो लगता है कि यही एटम बम निकल रहा है ईडी के रूप में। और ये जो मामला है, ये मामला गंभीर मामला है, अवैध खनन का मामला है। जो भी जानते हैं झारखंड को, साहेबगंज के इलाके को, तो पंकज मिश्रा के उस इलाके में तूती बोलती थी और उनके इशारे के बिना वहां उस इलाके में कोई खनन का कार्य नहीं हो पाता था। और आज भी जो ईडी के पास सूचना आई है कि जब रिम्स में भर्ती है तब भी वो धमका रहे हैं और इस तरह की बातें आ रही है। और जिस मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है, जिनके मोबाइल का उपयोग किया जा रहा था, उनके भी लोगों को गिरफ्तार ईडी ने किया है। तो ईडी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, ये क्योंकि अब ये लड़ाई हो गई है और मुख्यमंत्री के पास अभी विधायकों का मेजोरिटी है, तो मुख्यमंत्री राजनीतिक लड़ाई तो जीत रहे हैं, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई वो लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आज कहा है कि जो इस लड़ाई है इसमें हम जवाब देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था, उन्होंने कहा था ये बड़ा हास्यास्पद है कि छोटा लीज लेने का मेरे ऊपर मामला और मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री क्यों लेगा, वो पहले का मामला था, वो सरेंडर भी हमने कर दिया है लीज को। तो मुख्यमंत्री अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से, कानून के पहलुओं पर जब उनका ईडी पूछताछ करेगी, जो जवाब मिलेगा, जो खास करके जो प्रेम प्रकाश के यहाँ पकड़ा गया है उन मामलों को लेकर या पंकज मिश्रा के मामलों को लेकर, पंकज मिश्रा से जो इनपुट मिला है ईडी को, तो उन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री पूरी तैयारी कर रहे हैं जवाब देने की। ओके, पर जैसा आपने जानकारी दी तो मैं तरुण खत्री जी से थोड़ा सा इसको हम जो है कंफर्म कर लेते हैं। तरुण खत्री जी, क्या मुख्यमंत्री कल पेशी के लिए जाएंगे, उनको बुलाया गया तो? क्योंकि जो खबरें आ रही है साहिबगंज से वो लौट रहे हैं, लौट चुके हैं शायद, और वो पेशी के लिए जाएंगे। लेकिन अभी विनय जी जो कह रहे हैं कि उनके प्रोग्राम में कहीं ऐसा लगता है, उनके प्रोग्राम देख करके लगता है कि वो पेशी के लिए नहीं जाने वाले। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पिछले 1 महीने से के कार्यक्रम सभी कार्यक्रम जो है तय है। क्योंकि आपको हम जानते हैं कि झारखंड सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार, और उसका जो दूसरा चरण है वो 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक निर्धारित है। तो ये सारे कार्यक्रम तो पहले से तय है माननीय मुख्यमंत्री के, नहीं, लेकिन कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। नहीं, वो कल जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर वो जाएंगे सवाल जवाब के लिए ईडी। देखिए, ये इसका निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। हाँ। इसका निर्णय उनको करना है। लेकिन सवाल ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र आपके चैनल पर जो बैठ करके अभी वाहवाही लेने का काम कर रहे थे, तो मैं उनको उनकी बातों पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है, उन्होंने वाहवाही तो ले ली कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस पर जब कार्रवाई कर रही है तो क्या ये रघुवर दास जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या उनको पार्टी से बाहर करेगी? बताएंगे। सिर्फ वाहवाही मत लीजिए। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी ने आपके ये क्या मेरी बात पर ही मान करके चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, धन्यवाद, तो ये भी साथ साथ कहते हुए जाइए कि रघुवर दास पर बीजेपी जो है वो कार्रवाई करने का काम करेगी, बोलिए, हटाने का काम करेगी राष्ट्रीय। ओके, गुरु प्रकाश जी। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आप खुद खनन मंत्री होकर के अपने परिवार के सदस्यों को खान कैसे आवंटित कर सकते हैं? ओपन एंड शट केस, लॉ की लैंग्वेज में हम लोग इसको ओपन एंड शट केस कहते हैं। आप खुद माइन के मिनिस्टर थे और खुद ही आपने माइन आवंटित कर दिया। ये तो झारखंड की जनता को पता है ना। कब तक भागिएगा, कब तक इधर उधर जाइएगा?
मुझे लगता है कि जब ईडी ने अपना काम किया है तो पूरी शिद्दत से, पूरी इंक्वायरी और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ किया है। नहीं, लेकिन जब चेक में नाम आ गया है अशोक जी, जब सारे के सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, तब भी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं रघुवर दास जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई रघुवर दास जी जो है पूजा सिंघल उनके साथ भी रही और बाकी जो है, तो इसलिए वो कह रहे हैं रघुवर दास जी के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक जी, कर्नाटक में ऐसा ही केस आया था, हमारे पार्टी के मंत्री थे ईश्वरप्पा, आपने फॉलो किया था, ईश्वरप्पा जी को इस्तीफा देना पड़ा। जब पता चला कि वो जांच में दोषी पाए गए तो इस्तीफा दिया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बात थोड़ी ना है। आपके यहाँ की एक ही व्यक्ति है, एक ही विचार है, एक ही परिवार है, आप लोग के यहाँ ये नेतृत्व का संकट खड़ा होता है। हमारे यहाँ ये कोई विषय नहीं है। हम लोगों के यहाँ शुचिता के आधार पर हमारे नेता लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम बस आया था, नाम आया था बस उस डायरी में, उन्होंने नाम के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। हम उस संस्कार के लोग हैं, उस विचार के लोग हैं। आपकी तरह नहीं है कि शिबू सोरेन जी का मामला पूरे देश ने लोकतंत्र के मंदिर पे इस प्रकार नोटों को उछालते हुए देखा। आप क्या बीजेपी, क्या गुरु प्रकाश जी, क्या बीजेपी की लाइन ये है कि मुख्यमंत्री को, क्योंकि अब उनसे जांच हो रही है, एक मिनट आता हूं विनय जी, उनसे जांच हो रही है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी के दस्तावेज अभी पब्लिक डोमेन में आएंगे, ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कोर्ट में उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपके चरित्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो राजनीति में शुचिता यही कहती है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ओके, तरुण जी सवाल, तनुज जी माफ कीजिएगा, ये कानूनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि नैतिकता भी एक चीज होती है राजनीति में। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इतना घारो, अभी विनय जी ने जो बताया, उनके जो प्रतिनिधि थे वो तमाम नौकरियों के लिए किस तरह से धमका धमका के फोन करते थे, और उनके प्रतिनिधि जो है वो अगर वो खनन के पट्टे जो है वो दे रहे थे। सवाल है कि मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम आ रहा है, उनके प्रतिनिधि का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, तो ऐसे में नैतिकता नाम की भी तो कोई चीज होगी ना? बिल्कुल नैतिकता नाम की चीज होती है ना। एक और मुख्यमंत्री को, जब वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनको सीबीआई ने सम्मन जारी किया था, राजधर्म पालन करने की बात कही गई थी, क्या पालन किया था उन्होंने? तो देखिए, अतीत को कुरेदने से घाव ही निकलेंगे। मैं यही कह रहा हूं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो कानूनी बात ये कर रहे थे, ओपन एंड शट केस बता रहे थे, तो ओपन एंड शट केस में लिफाफा क्यों नहीं खुला अभी तक? पिछले 25 अगस्त से, या यूं कहें कि 3 महीनों से ये सारी चीजें चल रही हैं। हम उससे पहले भी हमने सारे मीडिया ट्रायल को फेस किया, क्यों नहीं खोला? अगर ओपन एंड शट केस था तो चुनाव आयोग ने जो चीज सुनाई है हेमंत सोरेन जी के लिए, आप बताने में क्यों घबरा रहे हैं? आपका पॉलिटिकल हाउस बताने में क्यों घबरा रहा है? संवैधानिक संस्था बताने में क्यों घबरा रही है? और आपको मैं अशोक जी बताना चाहता हूं, आपने भी कभी नहीं सुना होगा, बहुत ही विचित्र बात है, काफी विचित्र। मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है, बोले आप। बात जान लीजिए कि पूरे विश्व के इतिहास में झारखंड में पहली बार ऐसी घटना घटी कि एक संवैधानिक संस्था में से यह आवाज आती है कि हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। और सेकंड ओपिनियन किससे लेंगे? जिसने पहला ओपिनियन दिया है, और अपने पहला ओपिनियन उसको बताया ही नहीं है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए। चुनाव आयोग ने जो पहला ओपिनियन दिया था उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई मुख्यमंत्री जी को। और अब बात आई कि सेकंड ओपिनियन लेंगे, वो भी उसी से। तो जो टीचर जो है, एक बार अगर आपको फेल या पास कर चुका है, क्या कॉपी फिर उसी के पास जाती है? नहीं, उसको दूसरा एग्जामिनर इवैल्यूएट करता है। ओके गुरु प्रकाश जी इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले विनय जी जल्दी से, एक मिनट विनय जी, 30 सेकंड में आप, फिर उसके बाद गुरु प्रकाश जी। देखिए, एक चीज जो अभी इन्होंने कहा कि सेकंड ओपिनियन लेने का, तो ये कानूनी पहलू है और राज्यपाल को अधिकार है वो सेकंड ओपिनियन लेने का, क्योंकि ये जब राज्यपाल का निर्णय आएगा और किसी की सदस्यता जाएगी तो वो चैलेंज होगा कोर्ट में, और कोर्ट में चैलेंज होगा तो जो राज्यपाल का निर्णय होगा उसकी समीक्षा भी कोर्ट करेगी। तो इसलिए बहुत मजबूती के साथ राज्यपाल को कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राज्यपाल बहुत ही मैच्योर आदमी है, बहुत ही अनुभवी आदमी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो सारी चीजों को, सारी गंभीर चीजों को देखेंगे और सारे पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लेंगे। तो कोई मुझे उचित नहीं लगता। ओके गुरु प्रकाश जी, राजनीतिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, कुल मिलाकर ये? अशोक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, इसके बीच में ही भ्रष्टाचार है। शिबू सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, सीता सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। इस बार ईडी ने सारा का सारा दस्तावेज रखा है, और नैतिकता जो कहती है, लेकिन कोर्ट के कहे के अनुसार अगर अभी भी ये लोग सत्ता में बने रहेंगे तो इनकी नैतिक शून्यता है, जीरो मोरालिटी है।
अभी भी ऐसे केस में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, खुद मंत्री रह करके खुद की पत्नी को, खुद के परिवार को खान आवंटित करना, इससे बड़ा सरकारी दुराचार और कोई नहीं हो सकता है। इसके बाद भी कार्यालय बने रहे, शर्म की बात। ओके, नैतिकता की खैर हम उम्मीद आज के दौर में किसी पार्टी से नहीं करते, लेकिन सवाल यह है कि कानूनी लड़ाई तो है ये, क्योंकि अगर ईडी ने बुलाया, ईडी के पास जो खबरें आ रही है कि ईडी के पास कुछ पुख्ता दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज भी धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में भी आएंगे, अदालतों में भी जाएंगे। तो सवाल ये है, अब देखना सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री वास्तव में जो है कल पेशी के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो ईडी दरअसल उनसे किस तरह के सवाल जवाब करती है, क्या वो प्रमाण है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन को बुलाया गया। तमाम चीजें हैं जिन पर अगले कुछ दिनों में नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि बड़ी खबर है इसका, इस पूरे मामले का झारखंड की सरकार पर क्या असर पड़ेगा, वो भी अपने आप में एक डेवलपिंग स्टोरी जरूर होगी। लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का 5 की पंचायत में शामिल होने के लिए। 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।